Hello students, welcome back to my channel. My name is Atiya Zanab and I hope you guys are preparing well for your board examination. क्लास 12th ISC इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ एक वीडियो के ज़रिए, जिसमें मैं आपको बहुत ब्रीफ में जाके यहाँ पे रिपीट करूंगी और जो आज मेन टॉपिक है कॉम्पोजिशन राइटिंग उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। देखिए मैं आपको वहां समझा चुकी हूँ, बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि 15 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन आना है। 15 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 15 मार्क्स के लिए जो मेरे चैनल पर 3 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट उस पर मौजूद है। तो कुल मिला के उस वीडियो में भी मैंने बार बार आपको समझाया था, यहाँ भी पहले मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि बेटा 15 मार्क्स के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। अपना आधे घंटे का समय निकालिए, आधे घंटे में डिवाइड कर लीजिए, कुछ टाइम आप ट्रांसफॉर्मेशन को देंगे क्योंकि आपको 3 ही चीजें मिलनी है 15 मार्क्स से ग्रामर में, कोई नया चीज नहीं आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आना है आपका, FIB आना है आपका, और इसके अलावा प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स आने हैं। 5 मार्क्स के 3 होते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन के अलग प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने मतलब अबंडेंट कंटेंट है आपका, हर चीज मैंने डिस्कस करी है। एज सून एज कैसे यूज करना है, नो सूनर कैसे यूज करना है, नॉट विथ स्टैंडिंग बट फॉर, अलग अलग नई नई चीजें हैं जो आपके सारे टोटल इंग्लिश की जितनी पिछले साल की जितनी बुक्स लगी हुई हैं उससे मैंने कंटेंट ले रखा है। आप ही की बुक से, मतलब जो मेन ISC का जो मेन कंटेंट होता है वही मैंने यूज किया है, कोई अलग बुक से नहीं आपको प्रोवाइड किया है। तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये 3 प्लेलिस्ट। तो भाई 15 मार्क्स से ग्रामर के लिए आप केवल आधा घंटा निकालिए डेली, आपको आप ज्यादा निकाल सकते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। आप इसमें अपना टाइम डिवाइड करिए कि मुझे इतना वर्क ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना है, इतना FIB को प्रैक्टिस करना है और इतना मुझे प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले पॉज करो वीडियो और उसको खुद से सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया जब आपने, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर्स चेक करो। जो आंसर आपका सही आ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत आपको नहीं है, जो आंसर आपके गलत है उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए और एक्सप्लेनेशन की स्पीड भी आप 2 पे रखिए। आप बहुत जल्दी जल्दी सुनिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इस तरीके से आपको 15 मार्क्स से ग्रामर अगर आप प्रिपेयर करोगे इस तरीके से तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं है और ज्यादा पढ़ने की। ठीक है बेटा, तो 15 मार्क्स के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ग्रामर के लिए। आपको मेन जो फोकस करना है वो आपका बाकी जो 65 मार्क्स बचते हैं उसके लिए आपको फोकस करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि 20 मार्क्स का जो कॉम्पोजिशन आपका आता है, ठीक है, जिसमें आपके पास 6 चॉइसेस होती हैं। 6 चॉइसेस होने के बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। सबसे ज्यादा जो मार्क्स काटे जाते हैं 20 मार्क्स में से यही वाला आपका क्वेश्चन होता है। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को या जो नोटबुक आपकी चेक कर रहा है उसको शौक है आपके मार्क्स काटने का, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। मैंने खुद बच्चों को 16 17 दिए हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मैटर यू राइट, क्या आप लिख रहे हो, आप ऊट पटांग टेंसेस यूज कर रहे हो। क्लास 12 ISC के हिसाब से आपकी वोकैबुलरी नहीं है, आप ऐसे नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हो जो कि क्लास 8 का स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, तो फिर आपको उतने अच्छे मार्क्स कैसे मिल जाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें मायने रखती है आपको 20 में से अच्छे मार्क्स स्कोर कराने के लिए। वही आज मैं डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, एक बात आपको जान लेनी है वो ये कि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके कॉम्पोजिशन लिखते हो तो मान के चलो 20 में से आपको 10 से 11 के अलावा आपको मार्क्स नहीं मिलने, इससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसने कभी कुछ लिखा नहीं हो एकदम से जाके कुछ अच्छा लिख पाए, ऐसा नहीं है। अब से कुछ बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ तो मैं तो अच्छा लिख सकती हूँ। देखिए, इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में बहुत फर्क होता है। राइटिंग इंग्लिश जो होती है वो आपकी अच्छी वोकैबुलरी मांगती है। बोलने में आप कोई भी वर्ड यूज कर दोगे, सामने वाले को समझ आना चाहिए, लेकिन जब इंसान नोटबुक चेक करता है तो वो आपकी जो लैंग्वेज है, वो कलरफुल लैंग्वेज, जो बोलचाल की भाषा होती है वो नहीं चेक करेगा आपकी। वो आपका फोकस करेगा कि आपने कितने प्रोवर्ब्स यूज करे हैं, कोटेशंस यूज करे हैं, या आपने बहुत अच्छा कोई इडियम यूज किया है, कोई फ्रेजल वर्ब यूज किए हैं नॉर्मल वोकैबुलरी के प्लेस पे, तो दैट मैटर्स, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू राइट अ बेटर कॉम्पोजिशन एंड टू स्कोर वेल इन कॉम्पोजिशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 6 चॉइसेस आती हैं, 6 में से 1 पर आपको कोई कंपोज़िशन लिखने को आता है और ये 6 चॉइसेस इस बार भी आएँगी। ऐसा नहीं कि इस बार कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल सेम चॉइसेस आपके पास रहनी है, ठीक है? जो पहला आता है वो डिस्क्रिप्टिव एसे होता है। आपको कुछ इमेजिन करने को बोला जाएगा, कोई सिचुएशन और उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है? तो पहला आपका डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, दूसरा आपका नैरेटिव एसे होता है। कोई इंसिडेंट आपको दिया जाएगा जिसमें आप एक रोल प्ले कर रहे हो और उस इंसिडेंट को आपको लिखना है, राइट? तीसरा जो होता है वो होता है आपका आर्गुमेंटेटिव एसे, जिसमें या तो आपको उस दिए गए स्टेटमेंट को सॉरी सेंटेंस को आपको सपोर्ट करना होता है या फिर उसके अगेंस्ट में लिखना होता है। फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन, एक ही चीज लिखनी होती है। बहुत सारे बच्चों की नोटबुक्स मैंने चेक करी है प्री बोर्ड की, उसमें क्या करते हैं, मतलब ना ब्लंडर करते हैं। 10th में भी आता था जबकि ये क्वेश्चन, दोनों लिख के बैठ जाते हैं, फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन। बेटा दोनों नहीं लिखना होता है, एक ही लिखना होता है, चाहे आप सपोर्ट करिए चाहे उसके अगेंस्ट में रहिए, ठीक है? इसके बाद वन वर्ड आपका टॉपिक आता है, एक टॉपिक को आपको डिस्क्राइब करना होता है, इट्स अप टू यू, आप उसको डिस्क्राइब करिए और साथ में एक स्टोरी ऐड कर दीजिए, ठीक है? 5th नंबर पे आपको एक कोटेशन दिया जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में, या आप उसको प्रोवर्ब भी कह सकते हो या मैक्सिम, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपको दिया जाएगा और उसके आगे लिखा होगा प्रेजेंट योर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है? कोटेशन कुछ और होगा। तो प्रेजेंट योर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपके अपने क्या विचार है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को लेकर, ओके? वो आपको डिस्क्राइब करना है पूरा। लास्ट जो होता है वो आपकी स्टोरी लिखने को आती है। अब स्टोरी लिखने के लिए 3 तरीके से स्टोरी पूछी जा सकती है आपसे, या तो उसका एंडिंग दे दिया जाएगी आपको कि आपको अपनी स्टोरी जो भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पे खत्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या कहूँ, राइट? अब इसके ऊपर कुछ आपको स्टोरी बनानी है। कभी-कभी आ जाता है टाइटल दिया होता है स्टोरी का, ओके? फॉर एग्जाम्पल एक ओरिजिनल स्टोरी आपको लिखनी है जिसका टाइटल है द ऑनेस्ट थीफ, ओके? या फिर आपका स्टोरी इस तरीके से पूछी जा सकती है, उसकी थीम दी होती है आपको, जैसे लाइफ इज लाइक एन इको, वी गेट बैक व्हाट वी गिव। थीम आपको पता होगा, आपने पोम की भी थीम्स पढ़ रखी है लिटरेचर में, राइट? और आपका जो स्टोरीज होती है उनकी भी थीम्स होती है। थीम्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर स्टोरी लिखी जानी है। यानी आपकी एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिससे ये मैसेज निकल रहा हो, जो इस सब्जेक्ट पर लिखी गई हो कि लाइफ एक इको की तरह है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है? तो स्टोरी पूछने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं आपको। एक लास्ट तरीका जो आपको दे सकते हैं, आपको ओपनिंग सेंटेंस दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू टेल द ट्रुथ डॉट 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 कंप्लीट योर ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, ओपनिंग सेंटेंस दिया है। तो 4 तरीके से वो कहानी पूछ सकते हैं आपको। ओपनिंग सेंटेंस दे सकते हैं, क्लोजिंग सेंटेंस दे सकते हैं, थीम दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस करी थीम क्या होती है। इसके अलावा आपको टाइटल दे सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हुई 6 चॉइसेस, इसमें से एक पर आपको लिखना होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स से राय लेते हैं कि मैम कौन-सा पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। बेटा ये आपको टीचर नहीं बताएगा कि कौन-सा पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आपको खुद एनालाइज़ करना है। आपको सोचना है कि आप कौन-सा पार्ट अच्छा लिख सकते हो। हर बच्चा अलग तरीके का होता है। कोई कहानियाँ बहुत अच्छी लिख सकता है, तो कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे अच्छा लिख सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो डिटेल से बात करते हैं, उनसे पूछा कुछ इतना सा क्वेश्चन जाता है, वो बहुत डिटेल में आंसर कर सकते हैं। तो डिटेल वाले जो बच्चे होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे को चूज़ कर सकते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरी राइटिंग बहुत लिखते हैं कि मेरे साथ आज क्या हुआ, आज मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो वो नैरेटिव ऐसे के साथ जा सकते हैं, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आगे रहते हैं, या जो बहुत ज़्यादा बहस कर सकते हैं किसी भी करंट इश्यू को लेकर, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो आपका 3rd नंबर पे पूछा जाता है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मोटिवेशन उनके अंदर कूट-कूट के भरा होता है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आपका जो 4th वाला जो टॉपिक आता है, वन वर्ड टॉपिक, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी या सेल्फ डिसिप्लिन, इस तरीके से जो टॉपिक्स आते हैं वन वर्ड, ये मोटिवेशन पे ही आपसे ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको खुद रिफ्लेक्ट करना है, खुद सोचना है बैठकर कि मैं क्या अच्छा लिख सकता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, वो इसमें भी जो है टीचर से ही पूछेंगे, मैम कैसे सोचे बैठकर, कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है? तो बेटा उन लोगों के लिए भी बता दूं आपको कैसे सोचना है बैठकर। देखिए, आप क्या करिए, आपके पास टोटल इंग्लिश बुक मौजूद होगी। टोटल इंग्लिश बुक में आपको स्पेसिमेन पेपर दे रखे हैं, उस डिट्टो पेपर आपका 2024 में आना है, बिल्कुल वही पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है? आपको क्या करना है,
चॉइस को कंफर्म करने के लिए आपको आपके टोटल इंग्लिश में जो स्पेसिमेन पेपर्स दिए गए हैं, 15 स्पेसिमेन पेपर्स हैं, तो आपको कम से कम 8 से 10 स्पेसिमेन पेपर्स को केवल पढ़ना है। यानी क्वेश्चंस पढ़ने, जो 6 चॉइसेस सब में दी गई हैं, वो 6 चॉइसेस आपको रीड करनी है और थॉरोली रीड करनी है, बहुत सोचना है उस पर। आपको लिखना पहले कुछ नहीं है, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट टू चूज़ इन फाइनल एग्जाम्स। तो आपको करना ये, फॉर एग्जांपल स्पेसिमेन पेपर 1 आपने उठाया, 6 चॉइसेस आपने पढ़ी। आप सोचो कि कौन-सा टॉपिक आप अच्छा लिख सकते हो, बेटर लिख सकते हो। आपको 2 टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? 2 टॉपिक लिखना तो आपको फाइनल में एक ही है, लेकिन अभी मैं आपको यही समझा रही हूँ कि 2 टॉपिक्स आप सेलेक्ट करिएगा। कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये स्टोरी मैं लिख सकता हूँ या डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैं लिख सकता हूँ, तो आपने वहाँ पे लिख दिया स्पेसिमेन पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव एंड स्टोरी, ठीक है? यही चीज़ आपको करनी है स्पेसिमेन पेपर 2 में और सेम सिमिलरली आपको बढ़ते जाना है, ठीक है? तो ये नहीं कि आप रैंडमली पढ़ लिया, 2-2 मिनट में पढ़ के आप डिसाइड कर रहे हो, नहीं। आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो बैठकर और ये आपको इमेजिन करना है कि यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल एंड यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर टॉपिक टू राइट। तो उस वक़्त आप क्या सिलेक्ट करोगे, वही सोच के आपको डिसाइड करना है। तो जब आप ऐसा कर लोगे 8 स्पेसिमेन पेपर तक, 9 स्पेसिमेन पेपर्स तक, तो आपको फिर कंपेयर करना है अपनी चॉइसेस को कि इन 9 पेपर्स में आपका क्या टॉपिक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे बार-बार आपको अच्छा लग रहा है या आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे बार-बार सेलेक्ट कर रहे हो या स्टोरी राइटिंग आपको बार-बार अच्छी लग रही है, लिखने लायक लग रही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कमांड किस पर है, ठीक है? तो ये आपका बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि आप क्या कौन-सा टॉपिक, कौन-सी चॉइस अच्छे से लिख सकते हो। तो ये तो तरीका हो गया आपका कि आपको ये कैसे पता लगे कि कौन-सा टॉपिक आपको लिखना चाहिए। आपकी टीचर जो आपसे कह रही है, ज़रूरी नहीं आप वो अच्छा लिख ही लोगे, राइट? क्योंकि टीचर इतने सारे बच्चों में ये नहीं बता सकती कि आप क्या चीज़ अच्छा लिख सकते हो। ये आप ही अपने से अच्छे से बता सकते हो कि आप कौन-सा टॉपिक अच्छे से लिख सकते हो, राइट? अच्छा, अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर 2 चॉइसेस ऐसी हैं जिस पर मैं वर्क कर सकता हूँ, अगर मैं इस पे वर्क कर लूँ तो एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक आएगा 2024 में, मैं उसको अच्छा लिख सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम में आपको चॉइस तो एक ही लेनी होती है, तो मैं यहाँ पे 2 चॉइसेस क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कि मान लीजिए फाइनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो आप मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव ऐसा भी तैयार कर रखा है, एक चॉइस के साथ आप गए हो और डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा आ गया है कि जो आपको नहीं समझ आ रहा, बाय चांस नहीं आ रहा है, ऐसे तो आप लिख ही लोगे अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक की ही प्रैक्टिस करते हो। बाय चांस अगर नहीं आपको समझ आ रहा है, तो आप दूसरे चॉइस के साथ जा सकते हो क्योंकि आपने 2-2 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि 2 चॉइसेस आपको लेके चलनी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 6 के 6 चॉइसेस प्रिपेयर करते हैं, स्टोरीज़ भी पढ़ रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेज भी देख रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली और ये बेवकूफ़ी है, ठीक है? तो आपको 2 चॉइसेस सिलेक्ट करनी है और उसी पे वर्क करना है और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में किसी एक के साथ आपको जाना है। तो चॉइस जब आपने कंफर्म कर ली है जब आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि ये 2 टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, तो बारी आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है? तो प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, पहली है रीडिंग, सेकंड ऑब्जर्वेशन, देन राइटिंग प्रैक्टिस। तो वैसे रीडिंग के लिए मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैगज़ीन्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए आप और वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करिए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसे बहुत सारे सजेशंस आसानी से दिए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, ठीक है? और हो सकता है ये जो वीडियो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट 10 दिन पहले या 20 दिन पहले देखें, तो ऐसे बच्चों के लिए और जिनके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको मैं कवर करूँगी। देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग का मेरा मतलब है वो ये है, जिन 2 टॉपिक्स को आपने सेलेक्ट किया है प्रिपेयर करने के लिए बेटा, उन 2 टॉपिक्स के आपको सैंपल्स देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिस्क्रिप्टिव एसेज और नैरेटिव एसेज को चूज़ किया है, ये 2 आप अच्छे से लिख सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज जहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, आपको वो प्रिपेयर करने हैं कम से कम मिनिमम आपके पास बहुत कम टाइम है तो कम से कम 5 टू 7 आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर बहुत अच्छा टाइम है अभी अभी से आप स्टार्ट करते हो तो 10 टू 15 डिस्क्रिप्टिव एसेज आपको देखने हैं। सिमिलरली 10 टू 15 या 5 टू 7 एज़ पर योर टाइम लिमिट आपको नैरेटिव एसेज या जो भी आपके चॉइसेस हैं, आर्गुमेंटिव एसे या फिर स्टोरी राइटिंग आपको उतने कम से कम सैंपल्स देखने हैं और उसको प्रिपेयर करने हैं, अपने माइंड में बिठालने हैं, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सी बुक्स से सैंपल्स देखे जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप गूगल से सर्च करने बैठोगे, नेट पे देखोगे तो टाइम टेकिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल और आपको 7 टू 9
अगर आप देखने बैठोगे भी तो वो आपको एक बार में सारे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप सर्च करोगे अलग अलग, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि अगर 11th-12th में एक बुक होती है इफेक्टिव इंग्लिश करके, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश, वो राइटिंग स्किल्स के लिए ही होती है मेन। तो अगर आपके पास वो बुक है तो दैट्स वंडरफुल, फैंटास्टिक। आप उसी से आपको सारे सैंपल्स देखने हैं। ओके, बाई चांस आपने नहीं परचेस करी है तो 9th-10th में भी ये बुक लगी रहती है। 9th-10th में एक बार लेनी होती है। तो एक और बुक होती है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ करंट इंग्लिश, ये 9th-10th में, और इफेक्टिव इंग्लिश 9th-10th में भी आती है। तो अगर 11th-12th में आपने नहीं खरीदी है बाई चांस, तो 9th वालों से आप बोरो कर सकते हो। अगर उनके पास इफेक्टिव इंग्लिश मौजूद है, आप उनसे बोरो कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आपको जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे अच्छे से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से सैंपल्स को देखो, राइट? किसी भी रैंडम बुक से आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड मीट करता है ना 12th आईएससी का, वो नहीं मीट कर पाएगा अगर आप किसी भी बुक से रैंडमली देखने लगोगे। तो जो इफेक्टिव इंग्लिश में जो कंटेंट मौजूद है वो आपका बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अगर 11th-12th में नहीं खरीदी है आपने बाई चांस, जो बच्चे खरीद सकते हैं तो खरीद लें। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो 9th-10th वालों के पास से बोरो जरूर कर लें। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं सोर्सेज से पढ़ोगे, सैंपल्स तैयार कर लोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब आप सैंपल्स देखोगे, तो सैंपल्स देखने के बाद आपको एक्चुअली करना क्या है? कैसे प्रिपेयर करना? सैंपल्स आपको मिल गए, आपको बुक मिल गई इफेक्टिव इंग्लिश, तब आपको जब देखोगे आप, तो अब उससे क्या-क्या आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को देख रहे हो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग देख रहे हो आप, चाहे वो आर्गुमेंटिव ऐसे देख रहे हो, चाहे आप नैरेटिव ऐसे देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, आपको फोकस ये करना है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक की बिगिनिंग कैसे हो रही है, एंडिंग कैसे हो रही है, कैसे क्लोज हो रहा है, कितने पैराग्राफ्स यूज हो रहे हैं, और वोकैबुलरी जो यूज हुई है कितनी एनरिच्ड है, आपको कितने वर्ड्स उसमें से नहीं आते हैं। ऐसे आप देखोगे तो मैक्सिमम वर्ड्स होंगे उसमें जो आपके लिए नए होंगे, आपको नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे ही वर्ड्स को आपको जॉट डाउन करना है, और आपको इन्हीं वर्ड्स को अपने जो आप प्रैक्टिस करोगे आगे, जो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगी भी, तो उसमें आपको वो इंक्लूड करने हैं। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए होंगे, कोटेशंस यूज हुई होंगी, या ग्रेट पर्सनालिटीज की सेइंग्स होंगी उसमें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस यूज हुए होंगे स्टोरी में बिगिनिंग में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो चाहे कुछ हो, तो वो आपको ग्रैब करना है। और यही आपका जो सेकंड स्टेप होता है रीडिंग के बाद, ऑब्जर्वेशन। रीडिंग के लिए आपको सैंपल एसेस मिल गए, अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कैसे बिगिनिंग हो रही है, कैसे उसका मिडिल आया है, कैसे उसका एंड हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग इडियम्स कौन से यूज हुए हैं। ओके, या स्टोरी राइटिंग अगर है तो कैसे थीम को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स एक स्टोरी में आ रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मायने रखती है आपकी। तो ये सब आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे, तो एक पर्टिकुलर आपको नोटबुक बनानी होगी जिसमें आप ये सब जॉट डाउन करोगे, आपने क्या सीखा उस पर्टिकुलर एक सैंपल पेपर से, आपने क्या क्या चीजें सीखी, आपने कौन कौन से हार्ड वर्ड सीखे, आपने क्या चीजें सीखी कि मुझे जब क्लोज करना होगा तो मैं ये आइडिया इससे ग्रैब कर सकता हूँ, इमिटेट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, या इसमें जो एक पैराग्राफ दिया है, इसमें जो लाइन है वो बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है, वो मैं भी यूज कर सकता हूँ कहीं भी। वो कुछ लाइंस आपको ऐसे मिलेगी डिस्क्रिप्टिव में, नरेटिव में, या वन वर्ड टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो 101% आपको कई सारी लाइंस, आपको स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस मिलेंगे जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं, आप किसी भी टॉपिक में फिट कर सकते हो उसको। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप जॉट डाउन कर लो कि आप उसको इंक्लूड कर सकते हो जब आप अपना पर्सनल कुछ प्रैक्टिस करोगे आगे, जो एक स्टेप हम और आगे बढ़ने वाले हैं अभी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, ऑब्जर्वेशन। ओके, यही आपको करना है कम से कम 10 to 15 सैंपल पेपर में। अब जबकि आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है, अच्छे खासे नोट्स आपके पास आ गए हैं, आपने कई सारे स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस, इडियम्स, वोकैबुलरी, कोटेशंस, ये सब लिख लिए हैं। अब बारी आती है लिखने की। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस। अब आपको लिखना है। तो स्टेप थर्ड आपका है प्रैक्टिस, आपको करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉम्पोजिशन लिखने के लिए आपको 45 मिनट्स वो खुद ही देते हैं। आपको सारा सेग्रीगेशन दिया होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, इनका टाइम वो पहले से देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना चाहिए। ठीक है,
तो 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो 45 मिनट्स देने का मतलब ही ये है कि वो चाह रहे हैं कि आप कुछ बढ़िया लिखो, कुछ अच्छा लिखो, राइट। तो आई विश अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे सैम्पल पेपर्स के जरिए और इतना नोट्स वगैरह बनाओगे, इसके बाद जब आप लिखने बैठोगे तो आप अच्छा लिख पाओगे। और जब आप लिखने बैठोगे वाकई आपको जो प्रैक्टिस करनी है, मेक श्योर यू आर ऑनेस्ट। आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके आपको एटलीस्ट 5 कॉम्पोजिशंस बिफोर एग्जामिनेशन लिख डालने हैं। ओके तो एटलीस्ट, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आपके लिखने की, आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छा टाइम डिवाइड कर पाते हो, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन एटलीस्ट 5 आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना सैम्पल पेपर को टाइम देने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, जो टाइम बचता है उसमें आपको 5 लिखने हैं। जब आप 5 लिखने बैठोगे तो उसमें आपको टाइम का देखना जरूरी है कि 45 मिनट ही आपको देने हैं। इसके साथ वर्ड लिमिट पे आपको जोर देना है। जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 400 टू 450 वर्ड्स होती है। अब 400 टू 450 वर्ड्स में ही लिख पाओ, इसके लिए आपको करना है क्या है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप एक लाइन में एवरेज आपके कितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है। 7, 8, 9 कितने आते हैं ये आपको आइडिया ले लेना है। ओके फॉर एग्जाम्पल आपके एक लाइन में 8 वर्ड्स आ रहे हैं, 8 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाइन्स में आपके 40 वर्ड्स कवर होंगे। और 5 लाइन्स का मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा है, या इससे ज्यादा का कर लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। तो 5 लाइन्स का आपने जब एक पैराग्राफ लिखा जिसमें 8 5 40 वर्ड्स कवर हो गए एक पैराग्राफ में, और 40 इंटू जब आप 10 करेंगे तो 10 पैराग्राफ्स में आपके 400 वर्ड्स बनेंगे। और एक और पैराग्राफ आपको लिखना है, मान लीजिए वो 50 वर्ड्स का आप लिख दो। तो इस तरीके से एक एवरेज लेके चलना है आपको कि कितने पैराग्राफ्स में आपके 400 टू 450 वर्ड्स कवर होंगे। ये आपको पहले से प्रिपेयर करना है। ये नहीं एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे गिन रहे हैं बैठ करके एक वर्ड गिन रहे हैं कि कितने वर्ड्स हो रहे हैं। ये बेवकूफी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले से एक आइडिया लेके चलना है। अंडरस्टैंडिंग? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे लिखने की, आप एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर लोगे, फिर आप उसको किसी से क्रॉस चेक कराओगे। अब वो किसी से जो क्रॉस चेक कराने का मतलब है वो आपका कोई टीचर होना चाहिए। अगर टीचर नहीं कर रहा है तो आपके कोई ऐसा कोई अंकल, कोई ऐसा कजिन जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चेक कर सकता हो, जो आपके राइटिंग स्किल्स को चेक कर सकता हो कि आपने कौन सी वोकैब्स यूज करी हैं, अच्छी वोकैब्स यूज करी हैं कि नहीं। किसी से आप उसको क्रॉस चेक जरूर करवाइएगा, ठीक है, कि आपने टेंसेस सही यूज करे हैं या नहीं यूज करे हैं। ये बहुत जरूरी है आपका। तो 5 एसेस लिखने के बाद, 5 कॉम्पोजिशंस अटेम्प्ट करने के बाद, मेक श्योर यू गाइज आर मेकिंग इट करेक्टेड ऑल्सो। और जो उसमें मिस्टेक्स निकल रही हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच अपनानी है, जिससे आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। Last but not the least important information that I'm going to give you, अगर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश बुक आपको नहीं मिल पा रही है, आप नहीं परचेस कर पा रहे हो, या 9th-10th के स्टूडेंट्स के पास भी नहीं अवेलेबल है जो आप बोरो कर सको, तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है। वहाँ पे एस चंद करके द आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश की बुक अवेलेबल है। उसका कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी सारे कोटेशंस दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो वहाँ से आप सैम्पल एसेस प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। How did you find this video? Let me know in the comment box, and if you're new to my channel, please subscribe for such worthwhile content, and please share it to your friends more and more. Thank you for watching.